Hello guys, I will continue NCERT numericals of chapter number 1 electric charges and electric field, and I will start from numerical number 11. So this is part 2. Clear? So numerical number 11 NCERT chapter 1 numerical number 11. अब एक पॉलिथीन है, उसको हमने बोल से रब किया तो उस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कितना गया, चार्ज उस पे जो गया वो था 3 into 10 raised to power -7 कूलम। 3 into 10 raised to power -7 कूलम, ये क्या था, चार्ज। ठीक है, अब पॉलिथीन पे रब्ड विद द wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power -7 कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हमें वो निकालना है। सो वी नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू N into E। ठीक है, तो Q हमें पता है, Q इज गिवन टू अस, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, Q की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। 3 into 10 raised to power -7 is equals to N into 1.6 into 10 raised to power -19। ठीक है, ये चार्ज है तो हमें N निकालना है। 10 is equals to 3 into 10 raised to power -7 divided by 1.6 into 10 raised to power -19। ठीक है, डिवाइड में चले जाएगा वो। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/16 और इंटू 10 raised to power -7 इंटू 10 raised to power 19, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो 3/16 इंटू, अब आप सॉल्व कर लीजिए बेसिस से, एडिंग द पावर। सो 19 - 7 इज हाउ मच, 12। 9 में 7 गया 2। ठीक है, 12 और 12 प्लस कितना हो जाएगा, 13। सो इंटू 10 raised to power 13। तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं। कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, वुल से पॉलिथीन की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, यस, मास का भी ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास तो होता है ना, मास भले ही कम होता है लेकिन कुछ तो होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कि द मास विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू द पॉलिथीन, वुल से पॉलिथीन पे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाते हैं। हमारे पास दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, Question number 12. Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by distance of 50 centimeter. What is the mutual? हमें फिर फोर्स निकालना है। So same formula you have to use again. हमें फोर्स निकालना है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, दो इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर्स हैं और डिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है, और चार्ज दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, अब QA इज इक्वल्स टू QB, इनका जो दोनों का चार्जेस है वो सेम है, और कितना है, 6.5 इंटू 10 raised to power -7 कूलम। कितना चार्ज है, 6.5 इंटू 10 raised to power -7 कूलम। The radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. The force निकालना है same way as we have done, 9 into 10 raised to power 9, again I am writing the value of 1/4 into Q1 कितना आपके पास, 6.5 into 10 raised to power -7, 6.5 into 10 raised to power -7। ठीक है, ये चार्ज है, और डिस्टेंस कितना है, 0.5 into 0.5। ठीक है, यहाँ डेसिमल से डेसिमल गया और इस डेसिमल से ये डेसिमल गया, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 15। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है हमारा पूरा गायब हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 9 into 13 into 13 into, ये भी 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2। बेसिस से एडिंग द पावर, तो 10 raised to power कितना हो गया, 2, और वहां पे 10 raised to power कितना है, -7। तो 2 - 7 कितना हो जाएगा, -5। So 10 raised to power -5. So this is the answer. We calculate this 13 into 13 into 9 calculate कर लीजिएगा। We go to next question. Question number, अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double? अब हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। अगर हम चार्ज को क्या करते डबल,
तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ ये तो सेम रहेगा। चार्ज को डबल कर दिया तो 2Q है ना, इंटू 2Q। और वो बोल रहा है कि आप डिस्टेंस को आधा कर दीजिए। डिस्टेंस को आधा मतलब d/2 इंटू d/2, ठीक है। तो अब ये जो है 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू अपॉन डी इंटू डी, ये सब कुछ तो यही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 और यहाँ से भी 4, ये क्या हो गया 16 टाइम्स ऑफ एफ। कितना हो जाएगा, जो नया वाला फोर्स हमें मिल रहा है वो पुराने वाला जो फोर्स है उसको कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ एफ। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो नया वाला जो फोर्स है पुराने वाले फोर्स है 16 टाइम्स क्यों होगा, देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है 4, फिर ये 2 इंटू 2 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। 4 फोर्स का क्या होगा 16 और बाकी सब कुछ सेम है जो हमें ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो 16 टाइम्स हो गया नया वाला फोर्स जो है पुराने फोर्स से कितने टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स हो गया। सपोज अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। In question number 13, 3 spheres they are taken. I will read the question. Suppose the spheres A and B, अभी जो पिछला previous question था उसी का जो स्फेयर थे ना A और B have identical size है। अब एक थर्ड स्फेयर हम लेके आए उसी साइज का, but uncharged is brought in contact with the first and then brought in contact with the सेकेंड। हमारे पास दो स्फीयर हैं ए और बी, उनका आइडेंटिकल साइज है, उनका जो साइज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज है, थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज। अब हमने तीसरा स्फीयर ले लिया, उसका क्या नाम दे दिया हमने सी। सपोज स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेस, थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज लेकिन वो अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। अब इस सी को हम ए के साथ ले जा रहे हैं, जैसे ए वाला स्फीयर था, ठीक है। ये थर्ड वाला स्फीयर कौन सा है, सी है, इसके साथ इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब मान लो कि इसमें जो चार्ज है वो क्यू है, अब सी वाला अनचार्ज था, गिवन that C is uncharged। C कैसा है, uncharged है, ठीक है। C is uncharged और A और B जो है वो कैसे है, charged। ठीक है। अब हम A के साथ C को लेके आए, C के पास जो अनचार्ज है मतलब अभी जो चार्ज है वो कितना है, इसके पास 0 है। अब A को हम C के साथ कांटेक्ट में लाए, देखिए A है, ये C है। ए पे चार्ज कितना है, क्यू है। सी पे जो चार्ज है वो कितना है, 0, ठीक है। सी पे चार्ज कितना है, 0 और ए पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है और यहाँ पे क्यू सी की वैल्यू कितनी है, 0। जब ए को सी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये दोनों है ना चार्जेस अपने अपने आधे आधे बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो क्यू है प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू जब नया वाला चार्ज किसको मिला है, ए को मिला है, क्यू ए डैश, और वही चार्ज किसको मिलेगा, क्यू सी को भी मिलेगा, ठीक है। तो क्यू ए प्लस 0 अपॉन 2, जितना चार्ज इसके पास था प्लस जितना चार्ज इसके पास था उन दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे, हाफ। तो ये दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, चले जाएगा, ठीक है। तो क्यू ए प्लस क्यू सी अपॉन 2 और सी के पास जो चार्ज है वो कितना प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 0 प्लस क्यू ए अपॉन 2 इसके पास भी आ जाएगा, 0 प्लस क्यू ए अपॉन 2 इसके पास भी आ जाएगा। दोनों चार्जेस के दोनों जो चार्ज है इनके दोनों जो स्फीयर्स है इनके पास चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। अब क्यू ए की वैल्यू हमें दे रखी है, जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था ना उसी से आपको उठाना है, उसकी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। कितना था, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम था। ये चार्ज इसके पास था, क्यू ए के पास था, ठीक है। तो अब जो क्यू ए डैश और जो क्यू सी है वो क्या हो जाएगा, 6.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। इसका आधा तो 2 3 6 और 2 5 का आधा 0.25 मिलेगा इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है।
3.25 into 10⁻⁷ कूलम हमें मिलेगा. Now they are asking a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first. पहले वाले के साथ हम इसको लेके आए थे, है ना, सी वाले को पहले वाले के साथ लेके आए थे. अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए. Then brought, ठीक है, पहले वाले के साथ लिया है तो उस पर चार्ज आ गया इतना. अब उसे हम किसके साथ लेके जा रहे हैं, दूसरे वाले के साथ लेके जा रहे हैं. ठीक है, अब हमें उसे दूसरे वाले के साथ लेके जा रहे हैं. तो अब क्यूसी पे जो चार्ज है वो इतना है ना. अब हम जो हमें नया वाला मिला है ना, सी डैश नाम दे देते हैं उसे, ठीक है, डैश दे देते हैं. अब वो किसके कांटेक्ट में हम लेके जा रहे हैं, सेकंड वाले के साथ लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो अब क्यूसी डैश हमें मिल चुका है, इतना है. ठीक है, और बी पे चार्ज कितना है, सेम ही था. क्या, सो 3.25 into 10⁻⁷. ये किसका चार्ज हो गया, सी डैश का हो गया, है ना. प्लस बी पे कितना था, 6.5 into 10⁻⁷, राइट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड. अंडरस्टूड. जितना चार्ज बी पे था, बी पे 6.5 था. ठीक है, सी को जब एक ही साथ क्वांटिटी मिलाए तो आधा चार्ज दोनों शेयर कर लिया, तो इसके पास ये चार्ज हो गया. ठीक है, इसके पास 6.5 × -7 है. इन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा कि इस पे कितना चार्ज है. ठीक है, अब ये तो कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 3 + 6 7 8 9. सो यू विल गेट 9.75 upon 2. So how much you will get, 4 point something you will get. You will get approximately 4.852 ऐसा कुछ मिलेगा आपको. ठीक है, चार्ज कहाँ पर, सी पे. जब उसको हम दूसरी बार ले गए बी के कांटेक्ट में, तो दोनों चार्जेस शेयर करके अब क्या हो जाएगा, हाफ. क्लियर. ना क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने हमें एक डायग्राम दिया है एंड दे आर आस्किंग यू किस फिगर दे शोज ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स. 3 चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक शो कर रहा है. प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. गिव द साइन ऑफ द 3 चार्ज. अब ये जो 3 चार्जर का साइन बताना है. विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. अब इनमें से कौन सा जो चार्ज है उसका हाईएस्ट रेशियो होगा चार्ज अपॉन मास के रेशियो का. फिर से 3 चार्जेस है, वो तीनों चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अपने पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, तो पहला तो ये बताना है कि उन तीनों चार्जेस का साइन क्या है, ये बताना है. और दूसरी चीज, E/m का रेशियो कौन से पार्टिकल का हाईएस्ट होगा, E/m रेशियो. ठीक है, आई विल ड्रॉ इन द डायग्राम फॉर यू. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 14. इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है. अब एक जो चार्ज था वो इधर चला गया, पहला वाला. ठीक है, अब जो दूसरा वाला चार्ज था वो इधर चला गया, और जो तीसरा वाला चार्ज था वो इधर चला गया, थर्ड वाला. ठीक है, अब ऑब्वियसली जो पहला वाला चार्ज, जो दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव होगा. क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अगर ये पॉजिटिव है तो 1 और 2 हैज टू बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अब जो तीसरा वाला चार्ज है ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, तो तीसरा वाला चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव. तो 1 और 2 चार्ज ये क्या होंगे, नेगेटिव, और जो थर्ड वाला चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव. तो 1 और 2 क्या होगा, नेगेटिव, और जो थर्ड वाला चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो पहला और दूसरा चार्ज होगा क्या, नेगेटिव, और तीसरा वाला जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, पहले तो साइन पूछा था उन्होंने. अब क्या पूछा है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, E/m. किसका सबसे ज्यादा E/m होगा. तो ये जो E/m है, इसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखना होगा कि थर्ड वाले का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है. Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m रेशियो. और थर्ड वाले पार्टिकल का डिफ्लेक्शन क्या है, सबसे ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो जो थर्ड वाला पार्टिकल है उसका E/m रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट. उसका M/m रेशियो होगा हाईएस्ट, क्योंकि वो अपने पास से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू 1 and 2. इसमें डिफ्लेक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका E/m का रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा. E मतलब चार्ज और M मतलब मास. तो चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा थर्ड वाले पार्टिकल का होगा. क्वेश्चन नंबर 1.15. कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है. क्वेश्चन
E is given to us, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू हमें इन्होंने दे रखा है 3 into 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। अब आई कैप का मतलब आप लोगों को पता होगा कि एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जे क्या है, वाई, और जेड आई जे के कैप जेड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नाउ लिसन अगेन, हमें कंसीडर करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, हमें फ्लक्स निकालना है ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। अगर उस स्क्वायर को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जा रही है, इसका मतलब क्या होता है, फ्लक्स, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम स्क्वायर रख देंगे जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या होगा कि हमें निकालना है कि उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। और जो स्क्वायर है ना, whose plane is parallel to YZ प्लेन, स्क्वायर जो है, ठीक है। अब इसका प्लेन मान लीजिए ये, है ना, और इसे हम मान लेते हैं YZ, ठीक है, और इस एक्सिस को मान लेते हैं एक्स। अब जो स्क्वायर है उसका जो प्लेन है, स्क्वायर का जो प्लेन है वो YZ प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल, मतलब एक्स के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो नाउ अब जब भी हम फ्लक्स निकालते तो रिमेंबर कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस। तो अगर ये YZ प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, है ना, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे एन कैप, तो वो कहाँ पे जाएगा, आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। क्लियर। नाउ फ्लक्स निकाल, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है, और ई डी एस कॉस थीटा, यू रिमेम्बर। अभी जो कॉस थीटा है ना, ये एंगल है, किसके बीच में एंगल है, ये एक्स और किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर। थीटा इज द एंगल किसके बीच में है, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, और जो नॉर्मल है वो भी एक्स डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया, 0। तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो हमें वैल्यू रखेंगे, ई कितना है, 3 into 10⁻, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, तो 10/100 कितना होगा, 0.1, 0.1 into 0.1, 0.1 into 0.1। क्यों, अच्छा मैं अच्छे से सॉल्व करके बताती हूँ। डीएस यहाँ पे क्या, एरिया, क्या है, एरिया, और एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 को मैं कन्वर्ट करती हूँ, तो आई गेट 0.1 into 0.1, ठीक है। 0.1 into 0.1, 1 1 जा 1, और 1 2 मिल गया 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, यहाँ पर एरिया हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्लक्स। तो phi is equals to ये कितना है, 3 into 10⁻³ into एरिया हमने सॉल्व कर लिया था 0.01। फिर डेसिमल हटा के आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, या यहाँ पे 2 काट दीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। सो हाउ मच हो गया, 30। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स, यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स QE, फोर्स इक्वल्स टू Q into E, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका यूनिट चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैसे आपको पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन पता है, ठीक है। F is equals to QE, तो E is equals to F/Q, F मतलब न्यूटन और Q मतलब चार्ज, क्लियर। सो अंडरस्टूड, ये हमने क्या निकाले हैं, ऐसे फ्लक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 we were doing, correct. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle। अब जो नॉर्मल है वो प्लेन
पे जो हमने नॉर्मल डाला है वो कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब जो हमने नॉर्मल डाला है वो एक्स एक्सिस अगर हमने यहाँ पर लिया है तो एक्स एक्सिस जो नॉर्मल हमने डाला है वो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, कितना भी ले लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, यहाँ पे आप क्या रखेंगे 60, क्लियर। cos 60 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, अभी 0 था, कितना आ रही थी 30, ठीक है। तो cos 60 कितना होता है 1/2 3/2 0 30 45 60 और 90, ठीक है। तो साइन इफ यू नो इट डायरेक्टली टू 0 1/2 12/√2 √3/2 और 1, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे तो ये 1 √3/2 1/√3 1/2, ठीक है। कितनी वाली मिलेगी आपको 1/2। सो यू विल गेट हियर हाउ मच 15। अगर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री तो आंसर क्या होगा 30 इंटू 1/2 और वो कितना हो जाएगा आपका 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यूनिट तो सेम ही रहेगा, बस cos 0 cos एक बार हम इसकी वैल्यू और चेक कर लेते हैं cos 60 का। इफ यू नो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज यू कैन डू इन दिस मैनर आल्सो। यहाँ पे अगर आप cos लिखोगे तो यहाँ पे होगा 1 √3/2 1/√3 1/2 और इसमें लिखा होगा 0। तो cos 60 1/2 करेक्ट। So how much you will get here 15 Newton per coulomb meter square. Okay, we'll go to next question number 14. 15 60. What is the flux, net flux of a uniform electric field? इसी क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कितना होगा थ्रू अ क्यू ऑफ 20 सेंटीमीटर साइड so that its faces are parallel to the coordinate planes। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन्स के जो फेसेस हैं, ठीक है, अगर हमने क्यूब ले लिया है या अगर स्क्वायर था इसके ऊपर हमने क्या ले लिया क्यूब ले लिया है 16 में, तो क्यूब जो है वो ऐसा है कि जो उसके प्लेन्स हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। मतलब जैसे अगर क्यूब का ये वाला साइड है, क्यूब लेट अस कंसीडर दिस एज अ क्यूब, इसे हम क्यूब मान लेते हैं अभी के लिए। जैसे क्यूब का ये वाला एक कितने प्लेन होंगे 1 2 और 3, तो जैसे ये वाला प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाई प्लेन है उसके पैरेलल है, वाई जेड जो कोऑर्डिनेट का उसके पैरेलल है, जेड एक्स जो है वो प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल होगा क्यूब का प्लेन, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा पैरेलल होंगे प्लेन्स तो फिर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो एंटर करेगा उतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स एग्जिट भी करेगा। जैसे ये दो फेसेस हैं, एक से अगर एंटर कर रहा है दूसरे से निकल रहा है, तो जितना फ्लक्स इससे एंटर करेगा उतना इससे निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली विद दिस टू सिमिलरली विद द careful measurement of electric field at the surface of the black box indicates that the net outward flux हमें दे रखा है यहाँ पर। अब चार्ज निकालना है, वेरी सिंपल है, हमें फ्लक्स दे रखा है, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 16 समझ में आया। नेट फ्लक्स 16 वाले क्वेश्चन में क्या होगा 0, क्योंकि वो जो प्लेन्स है वो जितना फ्लक्स एंटर करेगा एक फेज से ट्यूब के उतना ही एग्जिट भी करेगा, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्या नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये बोल रहे हैं हमें फ्लक्स दे रखा है और किसकी वाली निकालनी, चार्ज की निकालनी। तो फ्लक्स इज गिवन टू अस 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर, दिस इज गिवन। फ्लक्स हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर नेट चार्ज निकालना है। तो फाई इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 into एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फाई कितना 8 into 10 raised to power 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 into 10 raised to power -12, ठीक है। तो अब ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके बेस का कर देती हूँ 8 into 8.854 into ये मल्टीप्लाई कर लेना, बेस ही सेम आएगा, पावर तो 10 raised to power -12 प्लस 3 तो जितना बचेगा -9, ठीक है। कूलम इसकी वैल्यू हो गई, चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अंडरस्टूड, गो टू नेक्स्ट। इसी में एक और बात है, if the net outward flux to the surface of the box is 0, could we conclude that the no charge is present? अगर
एक बॉक्स है, उसमें से नेट फ्लक्स 0 निकल रहा है, इसका मतलब क्या ये होगा कि उसके अंदर कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है, प्रेजेंस ऑफ नो चार्ज नहीं। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर 4 प्लस है और 4 माइनस है तो नेट चार्ज क्या होगा 0। सो दिस इज रॉन्ग। इट कैन बी पॉसिबल दैट चार्जेस आर देयर बट दे मे बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि नेट फ्लक्स क्या हो, उस क्यूब के थ्रू हमें 0 मिले। क्वेश्चन नंबर 18, a point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 cm directly above the center of the square outside 10 cm. What is the magnitude of the electric flux through the square? देखिए, अब अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो क्यूबॉइड है बट कंसीडर्ड एज अ क्यूब। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्यूब है तो उसमें कितने साइड्स है 6 साइड्स है। अगर यहाँ पर सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो फ्लक्स निकलेगा, सभी फेसेस से निकलेगा और इक्वल फ्लक्स निकलेगा। फेस कितने 6 है, तो एक फेस से कितना निकलेगा 1/6। ये लास्ट ईयर या लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ क्यूब। सो व्हाट विल बी द आंसर 1/6। क्यों का 1/6? बिकॉज जो क्यूब में फेस होते हैं वो कितने होते हैं 6 होते हैं, तो एक फेस से कितना जाएगा 1/6 जाएगा। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 18, a point charge 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter. चार्ज की वैल्यू मैंने दे रखी है, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबोव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की हमें साइड दे रखी है, ठीक है, और वो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 100.1 मीटर। ठीक है, साइड इज गिवन टू अस ऑफ द स्क्वायर। कितना डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने हमें, कितने डिस्टेंस पे है वो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो हाउ मच विल गेट 0.05 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, लाइक दिस फिगर यू कैन कंसीडर, ये मान लीजिए स्क्वायर है और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, फेस से यहाँ तक, और यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? तो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 1/6 होगा फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0, और Q हमें दे रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है हमें। यू नो दैट pi is equals to Q/ε0, तो 1/6 हो जाएगा 5 to one of the faces, तो 1/6 और 5 क्या है Q/ε0। ठीक है, और चार्ज कितना दे रखा है उन्होंने हमें, व्हाट इज द चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 डायरेक्टली लिखिए 10⁻⁻5 लिख सकते हैं उसे। बेस इज सेम, एडिंग द पावर -6 प्लस कितना हो जाएगा -5। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10⁻⁻12। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, so you'll get the answer. Pi is equals to, and if you want the answer, wait, I will tell you the answer also. जब आप सब कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर बता देती हूँ, so that you can calculate with whatever the answer is correct or incorrect. आपको मिलेगा 1.88 into 10⁻⁵, 1.88 into 10⁻⁵। तो इसका यूनिट क्या होगा बताइए, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर फ्लक्स, तो न्यूटन और एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, सो द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विल बी द यूनिट ऑफ द फ्लक्स। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the magnitude of the electric flux to the square? तो हमने फ्लक्स निकाले हैं यहाँ से। ठीक है, मैं वही फाइंड आउट करता, क्वेश्चन नंबर 18 में उसका दूसरा पार्ट नहीं था। Now question number 19. A point charge of 2 microcoulomb at the center of the cubic Gaussian surface of H. What is the net flux through the surface? अब फिर हमें नेट फ्लक्स निकालना है, सेम वे यू टू फ्लक्स निकालना है, तो Q/ε0। तो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पता है, तो हमें डिस्टेंस अगर दे भी रखा हो तो गेट कंफ्यूज, वो डिस्टेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली द वैल्यू
फॉर्मूला होता है ये हमारे पास 5 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 10⁻⁻6 कूलम से substitute here. So what you will get, flux y is equals to 2 into 10⁻⁻6 upon 8.85 into 10⁻⁻12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगी, हो गया ठीक है, तो 20 अपॉन 885 आप ऐसे मतलब ले सकते हो इसे, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो जाएगा +12 और 20 अपॉन 885 10⁻�6। ठीक है, इसका आंसर होगा ये पर एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूँ कितना मुझे गेटिंग 2.26 into 10⁻⁵ 2.26 into 10⁻⁵ और यूनिट बाई मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर या we go to next question. Question number 20. A point charge causes an electric flux is given to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, अगर रेडियस को डबल कर दिया, how much flux would pass through the surface? अगर हम उसको डबल भी कर देंगे रेडियस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज तो सेम ही है। अगर हम जो सरफेस है उसका एरिया उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल डिपेंड ओनली अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और चार्ज चेंज नहीं हो रहा, सरफेस को क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया, सो इट विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 20। तो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर, ठीक है, टू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियस दे रखा है, तो हमें रेडियस की जरूरत ही नहीं, फ्लक्स हमें दे रखा है हियर सेंटर्ड ऑन द चार्ज। अगर उसको रेडियस को डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, हमें चार्ज की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। फ्लक्स इनटू ये करना है, और फ्लक्स दे रखा है और वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चार्ज इक्वल्स फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना दे रखा है आपको, नंबर फ्लक्स कितना दे रखा है हमें 1 into 10⁻⁵, ठीक है। नाउ 8.85 into 10⁻⁻12 आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशंस करके आपको मिलेगा 8.85 into 10⁻⁻9। कितना बचेगा -9। This is the answer for 20 question. Now 21. The conducting sphere of radius has an unknown charge. एक हमारे पास sphere पे चार्ज है, unknown है। With electric field 20 centimeter from the center of this electric field की वैल्यू मुझे रखी है और वो इन्वर्ट कर रही है, तो what is the net charge on the sphere? हमें क्या निकालना है, net charge on the sphere निकालना है। Now question number 21. कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, रेडियस हमें दे रखा है, ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना मिलेगा 0.1 मीटर, ठीक है। एज एन अननोन चार्ज, चार्ज की वैल्यू हमें पता नहीं है, इट इज अननोन टू अस। कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस इज अननोन चार्ज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू रखी है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है 1.522 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर पॉइंट रेडियली इनवर्स। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके थ्रू कंडक्शन पॉसिबल है, ठीक है।
उसका जो रेडियस है वो हमें दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब 10 सेंटीमीटर का स्फीयर है, हैज एन अननोन चार्ज। इसके पास चार्ज कितना है ये नहीं पता, इस स्फीयर के पास चार्ज जो है वो कितना है वो निकालना है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, डिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, द स्फीयर पे चार्ज कितना होगा ये निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो किसकी वैल्यू निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालना है। क्लियर, सो अगर हमें चार्ज की वैल्यू निकालना है, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। ठीक है, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। E is equals to F is equals to Q, E is equals to F upon, ठीक है। तो अब फोर्स हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालना है। अब हम फोर्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, एक से कैंसिल हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमें Q की वैल्यू निकालना है, तो हमें डिस्टेंस पता है कितना डिस्टेंस पर है, वो 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू पता है, सो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। 1.5 into 10 raised to power 3 is equals to 9 into 10 raised to power 9 अपॉन डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसका, इसका स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो लिखेंगे हम 0.2 into 0.2। ठीक है, ये पॉइंट बेटा है, ये पॉइंट है, तो 2 0 और कर देंगे। ठीक है, 2 से कितना होता है 4 और 9 प्लस 5 इंटू Q दिया हमारे पास यहाँ पर, Q की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 into 10 raised to power 3 into 4, फिर या कैंसिल कर सकते हैं हम, ये कितना है 9 11 अपॉन 10 raised to power 11 is equals to 4 5 is 20 का 0 0 to 0 4 5 6 into 10 raised to power 3 minus 11, फिर minus 11 करेंगे तो 11 से 3 minus 3। ठीक है, so this is the answer। okay, now question number 22। A uniformly charged conducting sphere of the diameter has a surface charge density हमें दे रखी है। Find the charge on the sphere। What is the formula of surface charge density? Charge per unit area। Surface charge density का formula क्या होता है? Charge per unit area। Surface charge density is charge per unit area और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और डायमीटर दे रखा है। हमें डायमीटर दे रखा है 2.4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ 1.2 मीटर। ठीक है, डायमीटर है और सरफेस चार्ज डेंसिटी में सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 80 into 80 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे चार्ज के लिए, तो सिग्मा कितना 80 10⁻⁻6 into 4 into 22/7 into डिस्टेंस कितना है 1.2 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टेलिंग का वैल्यू वही पावर इज सेम, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ सर, -5 हो जाएगा ये। ठीक है, और 8 into 10 raised to power -5। ठीक है, 22/7 into 1.2 into 12 is 144, तो 1.44। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 0 लाएंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है,
you should get 1.45 into 10 raised to power minus 1.45 into 10 raised to power minus 3 coulomb. ठीक है, ये वाला से पूछा था. Now, what is the total flux leaving the surface of the? अगर हमें चार्ज मिल गया तब फ्लक्स निकाल सकते हैं. ठीक है, फ्लक्स निकाल से क्या होता है? Q upon epsilon naught. तो जो भी चार्ज आया है मतलब 1.45 into 10 raised to power minus 3 divided by 8.85 into 10 raised to power minus 2 हो जाएगा फ्लक्स. ठीक है, now an infinite line charge produces a field. हमें field दे रखा है E is equals to 9. At a distance of 10 centimeter. तो distance 0.02 है. आप उसको 100 से डिवाइड करोगे. कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. आपको ये बताना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए वो हमने निकाला था. कितना मिला था हमें? 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. r मतलब डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लीनियर चार्ज लैम्बडा में निकालना है. तो E into एप्सिलॉन नॉट into r इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्बडा. E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9 into 10 raised to power 4. 9 into 10 raised to power 4 into 2 into 22 upon 7 into 8.85 into 10 raised to power minus 12 into डिस्टेंस कितना है? 0.0. ठीक है, ये होगा. अगर आप कैलकुलेट करोगे, जब आंसर में कैलकुलेशन में नहीं करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा. अदरवाइज आप कभी so you do calculation 23rd आंसर यहाँ we get 10 raised to power minus 7. 10 raised to power उठाएगा minus 7. क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे से ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल. अगर आप इसमें करना चाहते हैं 9 into 10 raised to power 4 वाली रहती है. हाँ ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, if you will multiply and divide by 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो इसको 9 into 10 raised to power 9 से रिप्लेस कर सकते हो. तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, कम हो जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Two large thin metallic plates are parallel and close to each other on their inner faces. दो हमारे पास thin metallic plates हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. The plates have the surface charge densities of opposite sign. उनकी जो surface charge density है ना, वो क्या है? Opposite है. एक के पास अगर प्लस है, दूसरे के पास क्या है? माइनस है. ठीक है, this is having minus. ये opposite sign का है. अब वो बोल रहा है दे आर टेलिंग दे आर द अपोजिट. तो नेगेटिव सिग्मा ए और आप इसे मान लीजिए सिग्मा बी. इसका प्लस साइन, इसका माइनस साइन. ठीक है, अपोजिट साइंस एंड मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है. सिग्मा का उन्होंने दे रखा है. मैग्नीट्यूड कितना है? 1.17 into 10 raised to power minus 20. 17 into 10 raised to power minus 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये क्या है हमारे पास? सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है. ठीक है, व्हाट इज ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट. अब ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है. अब इसका ये थिन प्लेट से मेटलिक हम डिराइव कर चुके. इसका फॉर्मूला कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. अब एक पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा ए, और इधर भी इधर होगा सिग्मा ए, और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो सिग्मा का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, पॉजिटिव. या अब नेगेटिव कैसे देख लेते हैं? तो सिग्मा बी नेगेटिव की
इधर भी नेगेटिव के तरफ, ठीक है, नेगेटिव के तरफ मतलब इस तरफ होगा ना, क्लियर टू एवरीवन, इसकी तरफ और उसकी तरफ, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड, क्लियर। तो फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, ये इसका आउटर रीजन हो गया, ठीक है। अब इस साइड आप क्या लोगे, नेगेटिव। आपको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप लेते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव और राइट हैंड साइड को आप क्या लेते हो, पॉजिटिव। तो सिग्मा ए क्या लोगे आप, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस सिग्मा ई, और इसको आप क्या लोगे, ये उधर एक्ट कर रहा है, तो इसको आप क्या लोगे, प्लस सिग्मा ई, ठीक है। फॉर्मूला बन गया ये होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इधर माइनस और उधर प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंस द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, जो मैग्नीट्यूड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है, और इक्वल और अपोजिट हमें यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसा मिल रहा है, माइनस, और यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे क्या मिला, 0, आउटर सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्लेट। अब इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट में देखिए आप, सिग्मा ए उधर हो रहा है और सिग्मा बी इधर लग रहा है, तो इसलिए आप लोग नेगेटिव, इसलिए लोग पॉजिटिव, तो आउटर रीजन पे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब बीच में हमें निकालनी है बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा ए क्या होगा, पॉजिटिव, और सिग्मा बी भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले रीजन के लिए सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टूड ना, आउटर रीजन में दोनों की क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि चार्ज जो हमारे आंसर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इक्वल और अपोजिट। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको चलना है, पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव ले लीजिए, और राइट हैंड साइड पर अगर आ रहा है उसका डायरेक्शन तो पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो अब लास्ट वाला जो पार्ट है बिटवीन, तो आप देख सकते हो कि सिग्मा और सिग्मा भी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। और फॉर्मूला क्या होता है, मेटलिक थिन प्लेट्स का हमने डिराइव किया था गॉसियन सरफेस का एप्लीकेशन, तो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना, 17 इंटू 10⁻22 का डबल हो गया ये, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यू कैन कैलकुलेट इट, 17 इंटू 10⁻22 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12। फिर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आंसर बता रही हूँ। Get is 1.92 into 10 raised to power minus 10. 1.92 into 10 raised to power minus 10 Newton per coulomb. We'll get Newton per coulomb. So that's all for today. We'll continue for the next chapter numerics.